हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का हमारी कहानी सीक्रेट मिलेनियर रईसजादा में हार्दिक स्वागत है। आज हम सुनेंगे एपिसोड नंबर 10। दोस्तों, कहानी अगर आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर किया करें। चलिए शुरू करते हैं कहानी। रामपुर इंडस्ट्रियल एरिया के उस वीरान और खौफनाक गोदाम में अब मौत जैसा सन्नाटा पसर गया था। जमीन हर तरफ खून और टूटे हुए हथियार, दुष्यंत दीक्षित के गुंडों के करहाने के शरीर पड़े थे। एक कोने में दुष्यंत का अपना कटा हुआ हाथ पकड़े बेहोशी की हालत में पहुंच चुका था। लेकिन इन सब के बीच जमीन पर घुटनों के बल बैठी काशवी के लिए दुनिया जैसे रुक सी गई थी। निखिल सिंघानिया, वो खूंखार और घमंडी रईसजादा जिसे काशवी दुनिया के सबसे ज्यादा नफरत करती थी, आज वही इंसान खून से लथपथ होकर उसकी बाहों में बेसुध पड़ा था। निखिल का भारी सिर काशवी की छाती पर टिका हुआ था। उसके बाएं कंधे से अभी खून रिस रहा था, जो काशवी के साधारण से सूती कपड़ों को गहरे लाल रंग में बदल रहा था। काशवी के कांपते हुए हाथ से निखिल के खून सन गए। उसने बड़बड़ा कर कहा, निखिल, निखिल आंखें खोलो निखिल। काशवी की आवाज में एक ऐसी तड़प थी जो उसने अपनी जिंदगी में कभी पहले महसूस ही नहीं की। उसके आंसू निखिल के गालों पर गिर रहे थे। काशवी के दिमाग में पिछले कुछ दिनों की सारी घटनाएं एक फिल्म की तरह घूमने लगी। निखिल का वो पहला थप्पड़ खाना, फिर गुस्से में घर आकर गाड़ी जलाना, फिर रात के अंधेरे में लाल गुब्बारे लेकर आना, सॉरी कहना, अवनी की शादी जुड़वाने के लिए अपनी दौलत लुटा देना। काशवी को लगता था कि निखिल का प्यार सिर्फ एक अमीर इंसान का जुनून है, एक जिद है जिसे पाने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है। लेकिन आज इस गोदाम में काशवी की वो सारी गलत फहमियां आंसुओं में बहकर साफ हो चुकी थी। काशवी ने रोकर खुद से कहा, कोई इंसान सिर्फ एक जिद के लिए इतनी भयानक मौत के मुंह में अकेला नहीं कूद जाता। इसने मेरे लिए एक पल भी नहीं सोचा। ये चाहता तो अपनी फौज भेज सकता था, पुलिस बुला सकता था, लेकिन इसे डर था कि कहीं दुष्यंत मुझे मार न दे। इसने मेरी जान बचाने के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी। काशवी को अब निखिल के उस पागलपन के पीछे छुपा हुआ एक बहुत ही गहरा, सच्चा और बेइंतहा प्यार महसूस होने लगा। वो प्यार जो उसे खोने के डर से किसी भी आग से गुजर सकता था। तभी अचानक निखिल की सांसें उखड़ने लगी। काशवी को जैसे होश आया, उसने निखिल के सिर को सहलाकर कहा, नहीं, नहीं, मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगी। का निखिल, तुमने मेरी जान बचाई निखिल, अब मेरी बारी है। काशवी के अंदर वो रोती हुई लड़की एक झटके में गायब हो गई और उसकी उसकी जगह एक बहुत मजबूत निडर और औरत ने ले ली। उसने गोदामों में इधर उधर नजर दौड़ाई। उसे निखिल की किसी भी कीमत पर जल्द से जल्द हॉस्पिटल पहुंचाना था। उसका खून बहुत ज्यादा बह चुका था। काशवी ने धीरे से निखिल के सिर को जमीन पर रखा और वो तेजी से उठकर गोदाम के टूटे हुए लोहे के दरवाजे के बाहर आई। बाहर आते ही कुछ मीटर की दूरी पर उसे निखिल के वो विशाल चमचमाती काली फॉर्च्यूनर गाड़ी खड़ी दिखाई दी। गाड़ी की चाबी अंदर ही लगी हुई थी, क्योंकि निखिल इतनी जल्दी में था कि उसने गाड़ी बंद करके चाबी निकालने का वक्त नहीं लिया। उसको देखते ही काशवी ने एक राहत की सांस लेकर कहा, थैंक गॉड। इसके बाद वो वापस दौड़कर कमरे से गोदाम में आई। उसने दुष्यंत दीक्षित और उसके गुंडों की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा। उसका पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ निखिल पर था। काशवी निखिल के पास आई। निखिल एक बहुत ही भारी भरकम, मस्कुलर और लंबा चौड़ा इंसान था। काशवी जैसी एक साधारण लड़की के लिए उसे उठाना नामुमकिन के बराबर था। लेकिन जब इंसान के अंदर जज्बात और किसी की जान बचाने की आग होती है, तो उसके अंदर एक अलौकिक ताकत आ जाती है। काशवी ने निखिल का दाहिना हाथ, जो सही सलामत था, उसे अपने कंधे पर रखा। उसने अपनी कमर को निखिल की पीठ पर नीचे फंसाया और अपनी पूरी ताकत लगाकर दांत पीसकर निखिल को जमीन से ऊपर उठाकर कहा, उठो निखिल, प्लीज मेरी मदद करो। काशवी हाँफ रही थी। निखिल बेसुध था, लेकिन शायद काशवी की आवाज उसके सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंच रही थी। उसके पैरों ने थोड़ा सा जमीन का सहारा ले लिया। काशवी उसे लगभग घसीट कर अपनी पूरी ताकत से गोदाम के बाहर ले आई। निखिल के भारी शरीर का पूरा वजन काशवी के छोटे कंधों पर था। वो लड़खड़ा रही थी। उसके खुद के घुटनों में चोट थी, लेकिन वो रुकी नहीं। फॉर्च्यूनर तक पहुंचते पहुंचते काशवी की सांसें धोखने की तरह चलने लगी। उसने किसी तरह गाड़ी का आगे वाला पैसेंजर साइड का दरवाजा खोला। बहुत ही मुश्किल से, सावधानी से काशवी ने निखिल को सीट पर बैठा दिया। निखिल का सिर पीछे की तरफ लुढ़क गया। उसकी
शर्ट अब पूरी तरह से लाल हो चुकी थी। लेदर की सीट पर खून के धब्बे लगने लगे थे। काशवी ने जल्दी से सीट बेल्ट खींची और निखिल को बांध दिया ताकि वह आगे की तरफ ना गिरे। उसे ने निखिल के कंधे पर बहते खून को रोकने के लिए अपनी चुन्नी को फाड़ा और उसे निखिल के जख्म पर कसकर बांध दिया। काशवी ने रोकर निखिल के ठंडे पड़ते गाल को छूकर कहा, मुझे छोड़कर मत जाना निखिल, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। फिर वो तेजी से घूमकर ड्राइविंग सीट पर आ गई। काशवी को गाड़ी चलानी आती थी, लेकिन उसने इतनी बड़ी और हैवी एसयूवी कभी नहीं चलाई थी। लेकिन आज डरने का वक्त नहीं था। उसने दरवाजा बंद किया और गाड़ी को गियर में डाला। एक्सीलेटर पूरी ताकत से दबा दिया। टायरों के जोरदार चीखने की आवाज के साथ काली फॉर्च्यूनर उस वीरान इंडस्ट्रियल एरिया के निकलकर मेन हाईवे की तरफ उड़ चली। रास्ते भर काशवी पागलों की तरह हॉर्न बजा रही थी। उसकी आंखें आंसुओं से धुंधली हो रही थी, लेकिन उसका पैर एक्सीलेटर से हट नहीं रहा था। वो बार बार मुड़कर निखिल को देख रही थी। काशवी ने उसको बुलाने की कोशिश करके कहा, निखिल, बस थोड़ा सा और, हम पहुंचने ही वाले हैं। काशवी उसे आवाजें दे रही थी ताकि वो पूरी तरह से कोमा में न चला जाए। काशवी के दिमाग में सिर्फ एक ही हॉस्पिटल का नाम आ रहा था, जो शहर का सबसे बड़ा और सबसे नजदीक था, सिटी हॉस्पिटल। लेकिन इस भयानक अफरा तफरी में काशवी के दिमाग में ये बात बिल्कुल निकल गई कि सिटी हॉस्पिटल के आईसीयू में उसके पिता भी जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। उसे इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उसकी पूरी दुनिया ऐसी एक हॉस्पिटल की दीवारों के बीच सिमट कर एक दूसरे से टकराने वाली है। करीब 20 मिनट की खौफनाक और रोंगटे खड़े कर देने वाले ड्राइव के बाद काली फॉर्च्यूनर एक जोरदार ब्रेक के साथ सिटी हॉस्पिटल के इमरजेंसी वार्ड के बिल्कुल दरवाजे पर आकर ब्रेक मारी। गाड़ी के रुकते ही काशवी ने ड्राइविंग सीट का दरवाजा खोला और बाहर आ गई। उसकी हालात देखकर लोग सहम गए। उसके चेहरे पर धूल और आंसू थे, उसके कपड़े सन गए थे। उसने चिल्लाकर कहा, इमरजेंसी, स्ट्रेचर लाओ प्लीज, जल्दी। काशवी की चीख पूरे हॉस्पिटल के रिसेप्शन एरिया में गूंज गई। हॉस्पिटल का स्टाफ तुरंत हरकत में आ गया। दो वार्ड बॉय एक स्ट्रेचर लेकर दौड़कर फॉर्च्यूनर के पास पहुंचे। काशवी ने पैसेंजर दरवाजा खोला। वार्ड बॉयज ने निखिल के भारी और बेसुध शरीर को बहुत ही सावधानी से बाहर निकाला और स्ट्रेचर पर लेटा दिया। जैसे ही अंदर डॉक्टर और नर्सों ने स्ट्रेचर पर लेटे इंसान को देखा, पूरा स्टाफ में हड़कंप मच गया। तभी एक डॉक्टर ने घबरा कर कहा, ये तो निखिल सिंघानिया है, शहर का सबसे बड़ा रईस और रसूखदार इंसान। खून से लथपथ हालात में उनके हॉस्पिटल में लाया गया था। तभी काशवी ने दहाड़ कर कहा, अरे देख क्या रहे हो, इलाज करो इनका, इन्हें बेस्ट प्राइवेट रूम चाहिए, अभी के अभी। काशवी की आवाज में आज वही अथॉरिटी और खौफ था जो कभी निखिल की आवाज में हुआ करता था। प्यार इंसान को अपने प्रेमी के रंग में रंग ही देता है। स्टाफ ने बिना एक सेकंड की देरी किए स्ट्रेचर को इमरजेंसी वार्ड के अंदर सबसे एडवांस प्राइवेट वीआईपी रूम की तरफ दौड़ा दिया। तभी एक नर्स ने काशवी को दरवाजे पर रोक कर कहा, मैम, आप बाहर रुकिए, इनका खून बहुत बह चुका है, हमें इन्हें तुरंत सर्जरी करनी होगी। इसी के साथ इमरजेंसी रूम का भारी शीशे वाला दरवाजा बंद हो गया। ऊपर लाल रंग का बल्ब जल गया। वहीं काशवी दरवाजे के बाहर खड़ी रह गई। उसकी सांसें अभी भी तेजी से चल रही थी। उसने अपने दोनों हाथों को देखा, वो निखिल के खून से लाल थे। काशवी वहीं दीवार के सहारे जमीन पर बैठ गई। उसने उसके चेहरे को अपने खूने हाथों से छुपा लिया और जोर जोर से रोने लगी। उसने भगवान के आगे प्रार्थना करके कहा, भगवान, प्लीज उसे बचा लो, प्लीज उसे बचा लो। कुछ ही मिनटों तक काशवी उसी तरह जमीन पर बैठकर रोती रही और फिर अचानक वो उठकर उस प्राइवेट रूम के बाहर बेताबी से चक्कर काटने लगी। 1 मिनट उसे 1 घंटे के बराबर लग रहा था। वो कभी शीशे के अंदर देखने की कोशिश करती, तो कभी भगवान से प्रार्थना करती। उसके दिमाग में सिर्फ निखिल की वो मुस्कान थी जब उसने कहा था, निखिल सिंघानिया तुम्हारे लिए पूरी दुनिया को आग लगा सकता है। उसी वक्त सिटी हॉस्पिटल के उसी कॉरिडोर के दूसरे छोर से एक नर्स के सफेद यूनिफॉर्म पहने एक लड़की बहुत ही थके और भारी कदमों से चलती हुई आ रही थी। यह अवनी थी, काशवी की बड़ी बहन। अवनी पिछले कई घंटों से इसी हॉस्पिटल के दूसरे फ्लोर पर आईसीयू के बाहर अपने पिता की हालत सुधरने का इंतजार कर रही थी। नकुल भी वहीं था। अभी कुछ देर पहले ही डॉक्टरों ने बताया कि सतेंद्र का हालात अब स्थिर है। अवनी कुछ दवाइयां लेने के लिए नीचे इमरजेंसी फार्मेसी की तरफ आ रही थी। अवनी की आंखें आंसुओं से सूजी हुई थी। वो नीचे जमीन की तरफ देखकर चल रही थी। अचानक
अवनी और काशवी, जो दोनों ही अपने ख्यालों और बेताबी में थे, कॉरिडोर के एक मोड़ पर एक दूसरे से जोर से टकरा गए। अवनी ने बिना देखे ही कहा, उफ, सॉरी। तभी काशवी ने कहा, सॉरी। लेकिन जैसे ही दोनों ने एक दूसरे की आवाज सुनी, दोनों के कदम वहीं जम गए। उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा। काशवी की आंखें हैरानी से चौड़ी हो गई। उसने हैरानी से पूछा, अवनी दीदी, तुम इस वक्त यहाँ हॉस्पिटल में क्या कर रही हो? घर पर सब ठीक है ना? डैड कैसे हैं? वहीं अवनी तो काशवी को देखकर पूरी तरह से सुन पड़ गई थी। उसकी छोटी बहन जो सुबह कॉलेज के लिए निकली थी, जिसे वो लोग किडनैप समझकर घर में मातम मना रहे थे, वो यहाँ इस हालत में। तभी अवनी की नजरें काशवी के कपड़ों पर गई। ये देखकर अवनी के मुंह से एक भयानक चीख निकल गई। उसने चिल्लाकर कहा, हे भगवान, काशवी तू ठीक है ना? तू कहाँ थी काशवी? हम सब घर पर पागल हो गए थे तुझे ढूंढ ढूंढ कर। और तू ये खून, ये किसका खून है? तुझे चोट तो नहीं लगी? ये कहकर उसने आगे बढ़कर काशवी को पागलों की तरह गले लगा लिया। इसके बाद अवनी ने काशवी का चेहरा अपने हाथों में लेकर पागलों की तरह उसे चेक करना शुरू किया। वहीं काशवी अपनी बहन के इस रिएक्शन को देखकर थोड़ा उलझन में पड़ गई। उसने कंफ्यूज होकर कहा, दीदी दीदी शांत हो जाओ, मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अवनी ने रोकर चिल्लाकर कहा, ठीक है, तू इसे ठीक कहती है? तेरी स्कूटी कंस्ट्रक्शन वाली रोड पर टूटी हुई मिली, तेरा फोन कुचला हुआ मिला, और हमें लगा कि तुझे किडनैप कर लिया गया है। आगे से काशवी ने गहरी सांस ली और सच बताकर कहा, हाँ दीदी, मैं किडनैप हुई ही थी। मुझे किसी ने सड़क से क्लोरोफॉर्म सुंघाकर उठा लिया था। यह सुनकर अवनी के पैरों तले की जमीन खिसक गई। अवनी ने नफरत और गुस्से में कांप कर कहा, मुझे पता था, माँ बिल्कुल सही कह रही थी। उस दरिंदे निखिल सिंघानिया ने तुझे किडनैप करवाया था ना। उस राक्षस ने हमारे परिवार की खुशियों को आग लगा दी। डैड आईसीयू में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं, और उसने तुझे भी उठवा लिया। उसकी यह बात सुनकर काशवी ने चौंक कर कहा, क्या? काशवी को लगा जैसे उसके दिमाग में किसी ने बम फोड़ दिया। काशवी ने अवनी के दोनों कंधे जोर से पकड़कर कहा, डैड, डैड आईसीयू में है। उसकी आंखों में खौफ आ गया। तभी अवनी ने रोकर कहा, हाँ काशवी, कल रात को जब वो डॉक्टर राघवेंद्र का रिश्ता तोड़ने वाला फोन आया था, उसके बाद डैड को दूसरा हार्ट अटैक आया था। हम लोग रात को इसी हॉस्पिटल में हैं। नकुल भी यही है। काशवी को अब समझ में आ रहा था कि उसकी दुनिया किस कदर उलझ चुकी है। लेकिन अवनी ने जो अगला वाक्य बोला, उसने काशवी की रूह को कपा दिया। अवनी ने सिसक कर कहा, और आज जब सुबह नकुल तेरा टूटा हुआ फोन लेकर घर पहुंचा, तो माँ का दिमागी संतुलन बिगड़ गया। माँ को पूरा यकीन था कि निखिल सिंघानिया ने तुझे किडनैप किया है। वो पागल होकर उस निखिल सिंघानिया के घर सिंघानिया एस्टेट चली गई, और वो उस दरिंदे के पैरों में गिरकर तेरी जिंदगी की भीख मांगने गई है काशवी। तभी काशवी के गले से एक चीख निकली। उसने चिल्लाकर कहा, क्या कहा तुमने? माँ निखिल के घर गई है? काशवी का दिमाग फटने लगा। ये कितनी भयानक गलत फहमी थी। पूरा जायसवाल परिवार उस इंसान को कातिल और किडनैप पर समझ रहा था, जो इस वक्त अंदर कमरे में मौत से लड़ रहा था। तभी काशवी ने अवनी के कंधे पर जोर से झकझोर कर कहा, दीदी, तुम सब बहुत गलत सोच रहे हो। उसकी आवाज में एक अजीब सी तड़प थी। तभी आगे से अवनी ने चिल्लाकर कहा, गलत? क्या गलत सोच रहे हैं हम? उस शैतान ने तो ये सब कुछ किया था। उसकी यह बात सुनकर आगे से काशवी ने चिल्लाकर कहा, नहीं दीदी नहीं। काशवी की चीख उस खामोश कॉरिडोर में गूंज गई। काशवी की आंखों से आंसुओं का एक सैलाब बह निकला। उसने अपने दोनों खूनी हाथ अवनी के सामने कर दिए। काशवी ने फपक फपक कर रोकर वो खौफनाक सच उगलना शुरू करके आगे कहा, मुझे निखिल सिंघानिया ने किडनैप नहीं किया था दीदी। मुझे दुष्यंत दीक्षित नाम के एक बहुत बड़े गुंडे और माफिया ने किडनैप किया था। वो निखिल का सबसे बड़ा दुश्मन है। उसने मुझे एक बहुत ही डरावने गोदाम में बांध कर रखा था। वो मुझे मारना चाहता था ताकि वो निखिल से कोई बिजनेस टेंडर छीन ले। उसकी यह बात सुनकर अवनी की आंखें फटी रह गई। उसने हैरान होकर कहा, दुष्यंत दीक्षित? ये कौन है? अवनी सुन पड़ गई थी। तभी काशवी ने सिसक कर उस इमरजेंसी रूम के बंद दरवाजे की तरफ, जिसके ऊपर की लाल बत्ती जल रही थी, इशारा करके कहा, और दीदी, जिस इंसान को तुम सब दरिंदा समझ रहे हो, जिस इंसान को माँ अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानकर उसके घर भीख मांगने गई थी, वो इंसान ने आज ही मेरी जान बचाई है। काशवी की आवाज अब एक ऐसे दर्द और प्यार में भर चुकी थी जो किसी को रुला दे। उसने आगे कहा, जब दुष्यंत के 20 खूंखार गुंडे मुझे मारने के लिए खड़े थे,
तब वो निखिल सिंघानिया अपनी सारी दौलत, अपनी सारी सिक्योरिटी को पीछे छोड़कर अकेला उस मौत के गोदाम में चला आया था दीदी। काशवी ने अपने कपड़ों पर लगे खून को दिखाकर कहा, और ये मेरा खून नहीं दीदी, ये निखिल का खून है। उसने मुझे बचाने के लिए अपनी छाती पर तलवार और खंजर खाए। वो अकेला 20 लोगों की फौज से लड़ गया सिर्फ मेरे लिए। उसने अपनी जान की बाजी लगा दी ताकि मुझे एक खरोंच भी ना आई। उसकी यह बात सुनकर अवनी के पैरों तले की जमीन खिसक गई। उसका मुंह खुला का खुला रह गया। उसने हैरान होकर कहा, निखिल सिंघानिया ने, उसने तेरी जान बचाई? अवनी को अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। तभी काशवी ने रोकर उस बंद दरवाजे की तरफ इशारा करके कहा, हाँ दीदी, और वो अंदर उस कमरे में जिंदगी और मौत से लड़ रहा है। उसका खून बहुत बह चुका है। अगर उसे कुछ हो गया तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी दीदी, मैं कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। ये कहते हुए काशवी वहीं जमीन पर घुटनों के बल बैठ गई और फूट फूट कर रोने लगी। अवनी बुत बनकर खड़ी थी। उसके दिमाग की सारी परतें खुल रही थी। जिस इंसान ने पूरा परिवार नफरत कर रहा था, जिस इंसान से वो अपनी बर्बादी का कारण समझ रहे थे, वो एक ऐसा आशिक निकला जो उनकी बेटी के लिए अपनी जान दे रहा था। तभी अवनी को अचानक अपनी माँ का ख्याल आया। उसने कांप कर कहा, हे भगवान, माँ तो सिंघानिया एस्टेट में है। वो निखिल के परिवार के सामने रो रही होंगी। उन्हें तो सच्चाई का पता ही नहीं। उसकी यह बात सुनकर आगे से काशवी ने जमीन से उठकर अपने आंसू पोंछकर कहा, हमें माँ को फोन करना होगा दीदी। हमें उन्हें बताना होगा कि निखिल दरिंदा नहीं। हमें उन्हें बताना होगा कि मेरी जान निखिल ने ही बचाई है। ये कहते हुए काशवी ने अपना फोन निकालने की कोशिश की, लेकिन उसे याद आया कि उसका फोन तो टूट चुका है। इसलिए उसने अवनी की तरफ देखकर कहा, तुम अपना फोन दो दीदी। लेकिन इससे पहले कि अपनी अपना फोन निकाल पाती, इमरजेंसी रूम के दरवाजे पर लगी वो लाल बत्ती अचानक बंद हो गई। क्लिक। भारी शीशे के दरवाजे खुले। डॉक्टरों की एक टीम, जिनके चेहरों पर बहुत ज्यादा पसीना और टेंशन थी, वो बाहर आए। सबसे आगे शहर के सबसे बड़े सर्जन थे। दरवाजा खुलता देखकर काशवी और अवनी दोनों सब कुछ भूलकर तुरंत डॉक्टर की तरफ दौड़ी। काशवी ने तुरंत डॉक्टर को आवाज देकर पूछा, डॉक्टर, निखिल कैसे हैं? उनकी आंखें खुली, वो ठीक तो है ना? काशवी की आवाज ने उसकी पूरी रूह कांपा रही थी। तभी सर्जन ने एक बहुत ही गहरी और मायूस सांस ली। उन्होंने अपना सर्जिकल मास्क नीचे किया। उनकी आंखों में वो जवाब था जिसे देखकर किसी भी इंसान का दिल धड़कना बंद कर दे। आगे से डॉक्टर ने बहुत ही धीमी आवाज में कहा, हमने खून रोकने की बहुत कोशिश की है मैम, लेकिन खंजर का गहरा घाव है। उनकी कॉलर बोन के पास एक बहुत ही मेन आर्टरी कट गई और बहुत ज्यादा ब्लड लॉस का शिकार हो चुके हैं। उसकी ये बात सुनकर काशवी को लगा जैसे उसके कान सुन हो गए। उसने कंफ्यूजन में पूछा, मतलब? तभी डॉक्टर ने एक भारी आवाज में खौफनाक सच बताकर कहा, मतलब ये कि मिस्टर निखिल सिंघानिया कोमा में जा चुके हैं और अगले 48 घंटे उनके लिए बड़े क्रिटिकल हैं। अगर उन्हें इन 48 घंटों में होश नहीं आया तो शायद वो कभी नहीं उठ पाएंगे। आई एम सॉरी। ये कहकर डॉक्टर वहां से चले गए। वहीं काशवी का पूरा शरीर एक पत्थर की मूर्ति में बदल गया। कोमा, ये शब्द काशवी के कानों में किसी बम की तरह फट गया। जिस इंसान ने उसे मौत के मुंह से खींच कर निकाला, आज वो खुद हमेशा के लिए मौत की नींद सोने जा रहा था। काशवी बिना आवाज के रोने लगी। उसकी दुनिया अब पूरी तरह से पलट चुकी थी। कल तक वो जिस निखिल सिंघानिया को तबाह करने की कसम खा रही थी, आज वो उसी निखिल सिंघानिया की जिंदगी की भीख मांग रही थी। काशवी की जिंदगी अब अपने सबसे भावुक और दर्दनाक मोड़ पर आ चुकी थी। इस तरह आईसीयू में पिता मौत से लड़ रहे थे और दूसरी तरफ इमरजेंसी रूम में एक आशिक अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था। सिटी हॉस्पिटल के उस सफेद और सर्द कॉरिडोर में एक ऐसा सन्नाटा छा गया जो किसी भी शोर से ज्यादा डरावना था। इमरजेंसी रूम के उस बंद शीशे वाले दरवाजे के पार शहर का इस सबसे खौफनाक और अजय माने जाने वाला इंसान निखिल सिंघानिया मशीन और लाइफ सपोर्ट के बीच मौत से जंग लड़ रहा था। कोमा की उस गहरी नींद में उसे शायद ये भी नहीं पता था कि जिस लड़की के लिए उसने अपनी जान की बाजी लगाई, वो बाहर उसके लिए खून के आंसू रो रही है। दरवाजे के बाहर जमीन पर बैठी काशवी का पूरा वजूद कांप रहा था। उसके कपड़ों पर लगे निखिल के खून के धब्बे अब सूज कर काले पड़ चुके थे। वो रो रही थी, लेकिन उसकी आवाज नहीं निकल रही थी। यह दर्द उस नफरत से कहीं ज्यादा गहरा था जो उसने कुछ घंटे पहले तक निखिल के लिए महसूस किया था। काशवी ने अपनी कांपती आवाज में अवनी में पूछा,
वो उठेंगे उठेंगे ना दीदी, डॉक्टर झूठ बोल रहे हैं ना। निखिल सिंघानिया इतनी आसानी से हार नहीं मान सकते। उन्होंने मुझसे वादा किया कि वो मेरी खामोशी तोड़ेंगे। वो मुझे ऐसे छोड़कर नहीं जा सकते दीदी, नहीं जा सकते ना। अवनी का दिल अपनी छोटे बहन की इस हालत को देखकर फट रहा था। कुछ देर पहले तक वो निखिल को एक दरिंदा समझ रही थी, लेकिन अब उसे निखिल के उस खौफनाक चेहरे के पीछे छुपे एक सच्चे आशिक की झलक मिल गई थी। अवनी ने काशवी के कंधे पर हाथ रखा, उसे जमीन से उठाया। अवनी ने बहुत ही गंभीरता और जिम्मेदारी भरी लहजे में कहा, काशवी, खुद को संभालो, तुम्हें हिम्मत रखनी होगी। निखिल ने तेरी जान बचाई, वो एक योद्धा है, वो जरूर लड़ेगा, लेकिन अभी अभी ये वक्त रोने का नहीं है। अवनी ने काशवी को झकझोर कर कहा, तुझे ये समझना होगा कि निखिल की हालत सिर्फ हमारी नहीं, बल्कि उसके परिवार की जिम्मेदारी है। तुझे तुरंत निखिल के परिवार को इस बात की खबर देनी होगी। और माँ, माँ अभी भी सिंघानिया एस्टेट में होंगी। वो बेचारी तुझे किडनैपर के घर ढूंढ रही हैं। हमें तुरंत माँ को वापस बुलाना होगा। अवनी की बात सुनकर काशवी के सुन पड़े दिमाग ने काम करना शुरू किया। उसने तुरंत रिएक्ट करके कहा, हाँ दीदी, माँ, मुझे माँ को फोन करना होगा। काशवी ने जल्दी से अवनी के हाथ से फोन लिया और अपनी माँ का नंबर डायल किया। फोन एक सेकंड बजा, फिर घबराई हुई रोती हुई आवाज ने फोन उठाकर कहा, "अ, हेलो।" ये आवाज निहारिका की थी। तभी काशवी ने जोर से कहा, माँ, माँ, मैं काशवी बोल रही हूँ। फोन के दूसरी तरफ सिंघानिया एस्टेट के उस आलीशान हॉल में खड़ी निहारिका के हाथों से फोन लगभग गिर ही गया था। निहारिका जी पागलों की तरह चीख रही थी, काशवी, काशवी मेरी बच्ची, तू कहाँ है मेरी बच्ची? तू ठीक तो है ना? उस निखिल ने तुझे कुछ किया तो नहीं ना? उनके इस चीखने के पास खड़ी सावित्री देवी और मीरा सिंघानिया दोनों चौंक गई। तभी काशवी ने अपनी माँ को तसल्ली देकर कहा, माँ, माँ, मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ, आप शांत हो जाइए। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लेकिन माँ, आप जो सोच रही हैं वो वैसा सच नहीं है। मुझे निखिल ने किडनैप नहीं किया था। मुझे दुष्यंत दीक्षित ने नाम पर एक गुंडे ने किडनैप किया था। उसकी यह बात सुनकर उधर से निहारिका जी ने चौंक कर कहा, क्या? निहारिका जी सुन पड़ गई। तभी काशवी ने उनको समझा कर कहा, हाँ हाँ माँ, और आप अभी इसी वक्त सिंघानिया एस्टेट से निकलकर सीधे सिटी हॉस्पिटल से वापस आ जाइए। डैड आईसीयू में है और निखिल सिंघानिया, उन्होंने मेरी जान बचाई है माँ, लेकिन वो खुद कोमा में जा चुके हैं। काशी की आवाज अचानक भारी और दर्द से भर गई। निहारिका जी ने एक बार फिर चौंक कर कहा, क्या कोमा में? निहारिका के मुंह से ये शब्द निकले और सिंघानिया एस्टेट के उस शांत हॉल में एक बम फोड़ दिया। सावित्री और मीरा सिंघानिया, जो निहारिका को सुन रही थी, उनके चेहरे पर रंग एक ही झटके में उड़ गया। मीरा सिंघानिया भागकर निहारिका के पास आई और उसने फोन छीन कर कहा, क्या क्या कहा तुमने? कोमा में? हेलो, कौन बोल रहा है? मेरा बेटा कहाँ है? वहीं काशवी ने मीरा सिंघानिया की आवाज पहचान ली, इसलिए उसने तुरंत ही शांत लेकिन डरी हुई आवाज में कहा, मैं काशवी बोल रही हूँ मिसेस सिंघानिया। निखिल सिटी हॉस्पिटल के इमरजेंसी वार्ड में है। प्लीज आप लोग जल्दी आ जाइए। इसी के साथ फोन कट गया। सिंघानिया एस्टेट के हॉल में एक खौफनाक चीख गूंज गई। मेरा सिंघानिया ने चिल्लाकर कहा, मेरा बेटा, मेरा निखिल। मेरा सिंघानिया पागलों की तरह रोने लगी। वो दादी का पूरा शरीर कांपने लगा। उन्होंने अपनी आंखें बंद करके कहा, हे भगवान, मेरे बच्चे की रक्षा करना। दादी ने तुरंत नौकरों को आवाज देकर कहा, गाड़ी निकालो, अभी के अभी हमें हॉस्पिटल जाना है। निहारिका, जो अब तक परिवार को अपना दुश्मन समझ रही थी, वो बिना कुछ कहे उन्हीं के साथ गाड़ी में इधर बैठ गई और उस नफरत की दीवारें टूट रही थी और मौत का खौफ सबको एक साथ ला रहा था। इधर हॉस्पिटल में काशवी ने अपनी मां को फोन करने के बाद राजीव का नंबर डायल किया। ये वही नंबर था जिसने काशवी ने कल रात निखिल को द ओक लाउंज में मिलने बुलाया था। राजीव ने पहले ही घंटे में फोन उठा लिया। वो खुद बहुत घबराया हुआ था और उसने घबरा कर कहा, हेलो मैम, सर कहाँ हैं? उन्होंने दुष्यंत दीक्षित की लोकेशन मांगी थी, फिर वो अकेले ही निकल गए, मुझे घबराहट हो रही है। तब इधर से काशवी ने उससे कहा, राजीव, तुम अपनी स्ट्राइक टीम को लेकर रामपुर इंडस्ट्रियल एरिया के गोदामों की तरफ जाओ। वहां दुष्यंत दीक्षित और उसके सारे गुंडे बेहोश और अधमरे पड़े हैं। तुम उन्हें पुलिस के हवाले करो या जो करना है करो। काशवी की आवाज बहुत ही ठंडी और थकी हुई थी। तभी उधर से राजीव ने डर कर पूछा, लेकिन लेकिन सर कहाँ है मैं?" तभी काशवी के गले में एक सिसकी निकल गई। उसने सिसक कर कहा,
निखिल मेरे साथ हैं, वो सिटी हॉस्पिटल में है राजीव। उनका खून बहुत बह चुका है, वो कोमा में है। इसी के साथ राजीव के हाथ से फोन जमीन पर गिर गया। राजीव के मुंह से चीख निकली। उन्होंने चिल्लाकर कहा, सर, शहर का वो अजय माफिया एक लड़की की जान बचाने के लिए कोमा में चला गया। राजीव को बिना एक सेकंड गवाए अपनी पूरी फौज को एक्टिव कर दिया। खुद पागलों की तरह हॉस्पिटल की तरफ भाग निकला। करीब 20 मिनट बाद सिटी हॉस्पिटल का वो शांत और वीरान सा इमरजेंसी कॉरिडोर अचानक एक भारी हलचल और शोर में भर गया। हॉस्पिटल के शीशे वाले दरवाजे खुले और एक बहुत ही खौफनाक और भारी काफिला अंदर दाखिल हुआ। सबसे आगे राजीव और उसके बाउंसर्स थे, जिन्होंने पूरे एरिया को सिक्योरिटी से घेर लिया। उनके पीछे सावित्री देवी, मीरा सिंघानिया और निहारिका जी लगभग दौड़कर अंदर आई। मीरा सिंघानिया की हालत पागलों जैसी थी। उनके बाल बिखरे हुए थे, उनका मेकअप आंसुओं से खराब हो चुका था। वो मेरा बेटा कर कर बदहास हालत में दौड़ रही थी। कॉरिडोर में जमीन पर बैठी काशवी ने जैसे ही उन लोगों को आते देखा, वो तुरंत खड़ी हो गई। तभी निहारिका जी दौड़कर काशवी के पास आई और उसने कसकर गले लगाकर कहा, मेरी बच्ची, तू ठीक है ना? उस दरिंदे ने तुझे कुछ किया तो नहीं? आगे से काशवी ने अपनी माँ के कंधे पर सिर रखकर रोकर कहा, मैं ठीक हूँ माँ, निखिल ने मुझे बचा लिया। लेकिन इससे पहले कि काशवी कुछ और कह पाती, मेरा सिंघानिया, जिनकी आंखों में अंगारे और आंसू एक साथ बह रहे थे, और एक तूफान की तरह काशवी की तरफ बढ़ी। उसने चिल्लाकर कहा, तुम? मीरा ने एक जोरदार दहाड़ के साथ काशवी का हाथ पकड़ लिया और उसे अपनी माँ से अलग कर दिया। मीरा सिंघानिया ने पागलों की तरह काशवी पर चिल्लाकर कहा, तेरी वजह से तेरी वजह से मेरा बेटा आज इस हालत में है। उनका सारा घमंड, सारा गुस्सा अब एक माँ की तड़प बनकर काशवी पर टूट पड़ा। मीरा ने काशवी के खून से सने कपड़ों को देखकर कहा, तू एक मनहूस लड़की है। जब से तू मेरे बेटे की जिंदगी में आई है, तब से वो बर्बाद हो रहा है। उसने अपने सारे बिजनेस छोड़ दिए, अपने सारे दोस्तों को मारना शुरू कर दिया, और आज आज वो अपनी जान से भी खेल गया है, सिर्फ तेरे लिए। आगे से काशवी ने बहुत ही शांत और डरी हुई आवाज में कुछ कहने की कोशिश की, मिसेस सिंघानिया, लेकिन मीरा कुछ सुनने को तैयार नहीं थी। वो काशवी की तरफ उंगली उठाकर जोर जोर से रो रही थी। उन्होंने चिल्लाकर कहा, तेरी औकात क्या है काशवी जायसवाल? तो एक मिडिल क्लास भिखारिन है। मेरे बेटे ने तेरे लिए करोड़ों की गाड़ी जला दी। उसने अपनी दादी से कसम खाई कि वो सुधर जाएगा, और बदले में तूने क्या किया? तूने उसे मौत के मुंह में धकेल दिया। अगर मेरे बेटे ने आज कुछ हो गया, तो मैं कसम खाती है, मैं तुझे और तेरे पूरे खानदान को इस शहर में जिंदा नहीं छोड़ूंगी। मैं तुझे अपने हाथों से मार डालूंगी। मीरा की यह बातें पूरे कॉरिडोर में गूंज रही थी। हॉस्पिटल का स्टाफ भी डर के हमारे पीछे हट गया था। उनकी ये बातें सुनकर काशवी ने अपना सिर नीचे झुका लिया। वो जानती थी कि एक माँ का दर्द क्या होता है। वो मीरा की नफरत और उनके गुस्से को समझ सकती थी। काशवी के अंदर भी यही अपराध बोध चल रहा था कि निखिल की यह हालत उसी की वजह से थी। वहीं निहारिका ने अपने बेटे की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर पाई। वो आगे आई और निहारिका ने रोकर कहा, मीरा जी, आप मेरी बेटी पर इल्जाम नहीं लगा सकती। मेरी बेटी को आपके बेटे ने नहीं बचाई, ये उसका एहसान है। लेकिन मेरी बेटी को किडनैप करने वाले भी तो आप ही के दुश्मन थे ना। ये सब आपके अंडरवर्ल्ड की लड़ाई है, इसमें मेरी मासूम बच्ची का क्या कसूर? लेकिन आगे से मीरा ने निहारिका को डांट कर कहा, चुप रहो तुम, तुम्हारी इस मनुष्यत ने। लेकिन इससे पहले कि अपनी बात पूरी कर पाते, एक बहुत ही शांत लेकिन कड़क और खौफनाक आवाज पूरे कॉरिडोर में गूंज गई, बस मीरा। ये आवाज सावित्री देवी यानी निखिल के दादी की थी। दादी अब तक बिल्कुल खामोश खड़ी थी। उनकी आंखें उस बंद इमरजेंसी रूम के दरवाजे पर गड़ी थी, जहां उनका पोता मौत से लड़ रहा था। उनकी आंखों में लगातार आंसू बह रहे थे, लेकिन उनका चेहरा एक मजबूत चट्टान की तरह था। दादी के बस कहते ही मेरा सिंघाने की आवाज हलक में अटक गई। वो अपनी सास से बहुत डरती थी। दादी बहुत ही भारी और धीमे कदमों से चलकर मीरा और काशवी के पास आई। उन्होंने मीरा की आंखों में बहुत ही सख्ती से देखा। दादी ने एक एक शब्द को चबाकर कहा, क्या बकवास कर रही हो मीरा तुम? तुम्हें इस बच्चे में मनोहिष्यत नजर आ रही है? तुम्हें लगता है कि निखिल की हालात इसकी वजह से हुई है? दादी ने अपना हाथ काशवी के सिर पर बहुत ही प्यार से रखा और आगे कहा, यह बच्ची मनहूस नहीं है मीरा। यह बच्ची तो उस आग में जलने से बची है, जो आग सिंघानिया परिवार ने खुद लगाई। जिस दरिंदे ने इस बच्ची को किडनैप किया, वो हमारा बिजनेस का दुश्मन है। हमारे पापों की सजा इस बच्चे को मिल रही थी। दादी की आवाज में एक अजीब सी सच्चाई और दर्द था। दादी ने काशवी के खून से सने चेहरे, कपड़े को देखा
उसकी आंखों में इस बच्चे के लिए एक बहुत ही गहरी ममता जाग गई। दादी ने मीरा को फटकार कर कहा, और तुम कहती हो कि इसने निखिल को मौत के मुंह में धकेला? अगर ये बच्चे ना होती तो निखिल शायद कभी एक इंसान नहीं बन पाता। वो उसी गुंडागर्दी और नशे की दुनिया में सड़कर मर जाता। इस बच्चे ने निखिल के अंदर को, इस इंसान को जिंदा किया है। दादी ने काशवी के आंसुओं को अपने पल्लों से बहुत ही प्यार से पोंछा। दादी ने काशवी का माथा चूम कर कहा, रो मत मेरी बच्ची, इसमें तेरी कोई गलती नहीं। तूने तो आज मेरे निखिल की जान बचाई। अगर तू उसे वहां से उस हालात में उठाकर हॉस्पिटल नहीं लाती तो दरिंदा मेरे पोते को गोदाम में मार डालता। तूने निखिल को वापस मेरी झोली में डाल दिया मेरी बच्ची। दादी के इन शब्दों ने काशवी के अंदर के उस सारे बांध को तोड़ दिया। वो फूट फूट कर रोकर दादी के गले लग गई। उसने रोकर कहा, दादी जी, वो बहुत खून बह गया था उनका, उन्होंने मेरी जान बचाने के लिए खुद खंजर खा लिया। काशी शिशक कर कह रही थी। दादी ने उसे कसकर गले लगा लिया और कहा, मुझे पता है बेटा, वो तुमसे बेइंतहा प्यार करता है। उसका प्यार पागलपन जरूर है लेकिन झूठा नहीं। वो मौत से लड़कर भी वापस आएगा सिर्फ तेरे लिए। वहीं दादी का ये प्यार और ये शब्द मीरा सिंघानी को बर्दाश्त नहीं हो रहे थे। उनका घमंड अभी भी उनके अंदर उबल रहा था। मीरा ने गुस्से में कहा, माँ जी, आप ये क्या कर रही हैं? आप इस मिडिल क्लास लड़की के सिर पर चढ़ा रही हैं। इसी की वजह से निखिल कोमा में है और आप कह रहे हैं कि निखिल इसके लिए वापस आएगा। तभी दादी ने अथॉरिटी के साथ कहा, हाँ मीरा, और कान खोल कर सुन लो। आज के बाद इस बच्चे को कभी भी बुला भला नहीं कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये कहते हुए दादी ने निहारिका की तरफ हाथ जोड़ लिया। दादी ने बहुत ही सम्मान से कहा, निहारिका बेटा, हमारे बिजनेस और हमारी दुश्मनी की वजह से आज आपकी बेटे की जान पर बनाई। मैं सिंघानिया परिवार की तरफ से आपसे हाथ जोड़कर माफी मांगती हूँ। आगे से निहारिका ने तुरंत दादी के हाथ को पकड़कर कहा, नहीं माँ जी, आप बड़े हैं, आप माफी मत मांगिए। निखिल ने आज जो किया है उसके बाद हम उसकी सारी पुरानी गलतियां भूल चुके हैं। दोनों परिवारों के बीच जो नफरत की खाई थी वो आज निखिल के इस बलिदान और दादी की समझदारी से एक पल में भर गई। लेकिन आज उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा और खौफनाक सस्पेंस बाकी था। अचानक इमरजेंसी रूम का दरवाजा खुला। चीफ सर्जन डॉक्टर बाहर आए। उनके चेहरे पर अभी भी पसीना था और उनके हाव भाव बहुत ही डरावने लग रहे थे। पूरा कॉरिडोर एक सेकंड में शांत हो गया। तभी दादी, काशवी, मीरा और राजीव सब लोग पागलों की तरह डॉक्टर की तरफ भागे। मीरा सिंघानिया ने रोकर पूछा, डॉक्टर साहब, मेरा बेटा कैसा है? काशवी ने कांप कर पूछा, निखिल को होश आया? आगे से डॉक्टर ने बहुत ही गहरी सांस ली। उन्होंने अपना चश्मा उतारा और पूरी सिंघानिया फैमिली को देखा। डॉक्टर ने बहुत ही प्रोफेशनल लेकिन मायूस आवाज में कहा, मैं आपको कोई झूठी तसल्ली नहीं देना चाहता, सर्जरी सक्सेसफुल रही। हमने खंजर से कटी नस को जोड़ दिया और ब्लीडिंग रोक दी है। डॉक्टर की यह बात सुनकर आगे दादी ने राहत की सांस लेकर कहा, थैंक गॉड। लेकिन डॉक्टर ने बीच में बोलकर कहा, लेकिन डॉक्टर ने अपनी बात को बढ़ाकर ऐसा लेकिन बोला, सबकी धड़कनें रुक गई। तभी राजीव ने पूछा, लेकिन क्या डॉक्टर? डॉक्टर ने साफ साफ बताकर कहा, लेकिन मिस्टर निखिल सिंघानिया अभी कोमा में है। उनका ब्रेन एक बहुत ही गहरे ट्रॉमा से जा चुका है। वो शारीरिक रूप से जिंदा है लेकिन दिमागी तौर पर अभी तक हमारी रिस्पॉन्स का कोई जवाब नहीं दे रहे। काशवी ने बेताबी से पूछा, तो वो कब उठेंगे? आगे से डॉक्टर ने काशवी को देखा। डॉक्टर ने भारी आवाज में कहा, हम कुछ नहीं कह सकते। शायद वो अगले 24 घंटे में उठ जाएं, शायद एक हफ्ते, या शायद। ये कहते हुए डॉक्टर ने अपनी आंखें झुकाकर आगे कहा, शायद वो कभी भी कोमा से बाहर ना आ पाए। उनके लिए शब्द किसी कॉरिडोर में बम की तरह फटे थे। तभी मेरा सिंघानिया ने चिल्लाकर कहा, नहीं नहीं। मेरा सिंघानिया पागलों की तरह रोकर जमीन पर गिर गई और दादी का शरीर भी सुन्न पड़ गया। राजीव दीवार का सहारा लेकर बैठ गया और काशवी वहीं बुत बनकर खड़ी रह गई। शायद वो कभी कोमा से बाहर ना आए। ये वाक्य काशवी के दिमाग में गूंजता रहा। जिस इंसान ने उसे आज तक सुबह अपनी ही उस खौफनाक आवाज में कहा था कि मैं आ रहा हूं काशवी, और वो इंसान अब शायद कभी बोल ही नहीं पाएगा। काशवी ने धीरे से उस बंद शीशे वाले दरवाजे की तरफ देखा। अंदर निखिल मशीनों के बीच सफेद चादर में लिपटा हुआ एक जिंदा लाश की तरह पड़ा था। काशवी के अंदर का वो स्वाभिमान, वो गुस्सा, वो नफरत पूरी तरह से मर चुकी थी। अब वो सिर्फ एक ऐसी लड़की थी जो एक सच्चे आशिक के प्यार में पूरी तरह से हार चुकी थी। काशवी ने अपने आंसुओं को रोककर एक बहुत ही खौफनाक और दृढ़ निश्चय के साथ अपने आप से कहा, तुम इतनी आसानी से हार नहीं मान सकते निखिल सिंघानिया। तुमने मेरी खामोशी तोड़ी है ना, अब मैं तुम्हारी इस मौत की नींद को तोड़ूंगी। तुम वापस आओगे मेरे लिए। काशी अब एक ऐसे डार्क और इमोशनल मोड पर आकर खड़ी हो गई जहां मौत और प्यार के बीच जंग शुरू होने वाली थी।
क्या काशवी का ये नया प्यार निखिल को कोमा से वापस खींच लाएगा? और दुष्यंत दीक्षित का क्या होगा? क्या वो अपने कटे हुए हाथ का बदला लेने के लिए कोई नया तूफान खड़ा करेगा? आने वाले दिन पटना शहर इन दोनों परिवारों के लिए किसी भयंकर अग्नि परीक्षा से कम नहीं होने वाले थे। क्या होगा आगे जानेंगे कल के एपिसोड में। दोस्तों, कहानी को ज्यादा से ज्यादा शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करते रहें।